हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है भाई, अपना भी ध्यान रखो और पढ़ाई में भी ध्यान रखो। ठीक है, तो कल हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, किसी ने किया नहीं कमेंट कि भाई कोई इशू है समझने को लेकर। बाकी आप करते भी काम, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, ये एक अचंभे वाली बात है। ठीक है, चलो खैर, शायद मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ अपनी तारीफ कर रही हूँ मैं, शायद मैं पढ़ाती हूँ भाई। किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होता तो या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ तो कोई कुछ कहता नहीं है ना। आंसर भी देते हो आप सभी लोग, तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग पढ़ते हो, समझते हो और सीरियस भी हो कहीं ना कहीं, है ना, अपनी पढ़ाई को लेकर के। बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके थे हम और मैं इसके लिए फाइनल इक्वेशन निकाल चुकी थी। अच्छा, ये AIJ जो है, आप इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं बता देती हूँ आपको, साइड में बता देना आप इस चीज़ को, वेयर AIJ, क्योंकि कल वीडियो का टाइम हो गया था तो मैंने थोड़ी सी गाड़ी भगा दी थी लास्ट में। ठीक है, तो AIJ कितना आएगा ये आपको पता है, ये मैट्रिक्स है, इसी को मैंने AIJ से शो किया है। A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अच्छा, एक चीज़ और मैं कह रही थी आपसे कि मुझे नहीं पता एक्चुअली कि भाई क्लास में जो बच्चे आते थे उनमें से कितने बच्चे वीडियो देखते हैं, कितना नहीं देखते हैं ना। और किसी किसी बच्चे के कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि भाई किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मे बी किसी के पास मोबाइल ना हो, है ना, या कोई और इशू हो। तो आप क्लासमेट हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फ्रेंड को किसी तरीके से सपोर्ट करो। ठीक है, कम से कम उनकी तो करो जिनकी प्रॉब्लम आपको पता है। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट करना जानते हो, कोऑपरेट करना चाहते हो अपने दोस्त को, तो आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप अपने अपने लेवल पे अपने फ्रेंड्स की मदद कर देना, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन बंदा देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा, लेकिन आपको पता है कि आपके दोस्त को या कोई लड़की है तो उसकी फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने लेवल पर रिजॉल्व करने की कोशिश करना अपनी फ्रेंड की, और उसको प्रोवाइड करा देना मोबाइल अपना, या साथ मिल के देख लिया करो। ठीक है, जैसा भी आपका हो सके, है ना। चलें, देखिए AIJ। अच्छा, इसमें ना इसको समझे मैट्रिक्स को भी, ये नहीं ऐसे ही, क्योंकि पेपर में फिर आधे से ज़्यादा बच्चे गलत करके आएंगे इस मैट्रिक्स को। पता है क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स की भी खास बात है कि इसमें ये जो आपको रो दिख रही है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या बता रहे हैं। इसमें दो तरह के कॉम्पोनेंट दिख रहे हैं आपको, है ना। ऊपर का कंपोनेंट इंडिकेट करता है रो को और नीचे के कंपोनेंट्स इंडिकेट करते हैं कॉलम को, ये ध्यान रखना। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है ये फर्स्ट रो के कंपोनेंट है, लेकिन तीन अलग अलग कॉलम्स के कंपोनेंट है। ठीक है, फिर ये सेकंड रो के कंपोनेंट है, ये थर्ड रो के कंपोनेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम के कंपोनेंट है, ये सेकंड कॉलम के कंपोनेंट है, ये थर्ड कॉलम के कंपोनेंट है। तो ये जो ऊपर का जो सबस्क्रिप्ट है वो बता रहा है रो को, और नीचे का जो सबस्क्रिप्ट है वो किसको बताएगा? कॉलम को। मतलब आप ऐसे पेपर में मत लिख के आना, मैं तो समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो जो I है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? रो को, और J इंडिकेट कर रहा है किसको? कॉलम को। क्योंकि इसी मैट्रिक्स को पता है आधे से ज़्यादा बच्चे कैसे लिख करके आएंगे, जिनको ये चीज़ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे पर रटने पे ध्यान देंगे। A11 आधे बच्चे इसको लिख कर आएंगे A12 फिर 13। गलत हो गया, ये तो हो गया क्या नहीं होगा? क्योंकि आपको तो ये ध्यान है कि 11 12 13 इस तरीके से आता है। अरे तो भाई ये देखो ना, 11 12 13 इस तरीके से होगा। ठीक है, जब आप इस रो में चल रहे हो तो ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो बताएंगे रो को, और नीचे यानी कि जो सबस्क्रिप्ट होंगे वो बताएंगे कॉलम को। ठीक है, अब बाकी और कैसे लिख के आएंगे? इसको लिख करके आएंगे 21 21 22 23। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, समझ में आ गई। ये गलत तब तक है जब तक आप इसको इंडिकेट नहीं कर देते कि I रो है या J कॉलम है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सुपर स्क्रिप्ट को रखिए रो में, तरीका वही सही है, और जो सबस्क्रिप्ट है उनको रखिए कॉलम में। समझ में आ गई। छोटी है पर मोटी बात है, और ये हमेशा गलत करते हैं बच्चे। पेपर जिस तरीके से मैं लेती हूँ, मैं कॉपी चेक करती हूँ, उसमें ज़्यादातर गलतियाँ यही नज़र आती हैं। ठीक है, चलें अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज हम फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा है, सिंपल सा है, फटाफट समझ में आ जाएगा। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सा है भाई, जो हमारा लास्ट था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें तो क्या हुआ था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को हमने एक मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया था दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो अब की बार भी वही आपके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एस और एस डैश। बस अब की बार फर्क क्या होगा, अब की बार एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फंक्शन के रूप में। समझ में आ गई बात आपको? तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स from one frame of reference to other frame of reference in n-dimensional space is called functional transformation. ठीक है, राइटिंग समझ में आ जाती होगी भाई आपको, है ना। बाकी मैं बोल भी रही हूँ, है ना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। टाइम अब मैं सजा के लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि जब जनरलाइज एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये क्या है कि एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों का दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में व्यापक रूपांतरण किसमें, एन डायमेंशनल या एन विमीय समष्टि में, वो क्या कहलाता है, फलनिक रूपांतरण। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गई फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। नाउ सपोज टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, कौन कौन से, एस एंड एस डैश, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आर x1 x2 x3 and x1 bar x2 bar x3 bar रेस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया, यानी कि S में तो है ये और S डैश में है ये। समझ में आ गई बात आपको कि हमने S और S डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, उनमें कोऑर्डिनेट्स जो है क्रमशः क्या माने हैं, ये और ये। समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब आप आ जाइए, देयरफॉर फंक्शनल ONAL, ठीक है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसका किसमें है वो देखिए हम। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ x1 बार x2 बार एंड x3 बार इन फॉर्म ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है, समझ में आ गई। तो आप कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटन एज फॉलोज, ठीक है। आई होप कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो आप इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल हो गए होंगे, और इतनी कोई मैं बहुत बड़ी इंग्लिश भी नहीं बोलती हूँ कि आपको लगता हो कि मैं कोई लिटरेचर इंग्लिश बोल रही हूँ जो आपको पल्ले नहीं पड़ रही हो। आई होप कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अब समझने लग गए होंगे कि इंग्लिश में किसी लाइन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। समझ में आ गई, ठीक है। फिर भी मैं कई बार क्या करती हूँ, हिंदी में बोल देती हूँ, तो आप लिख लिया करो वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो फलनिक रूपांतरण किसका, इन कोऑर्डिनेट्स का, किसमें, इनमें, उसको कैसे लिखा जा सकता है वो देखें। x1 बार को लिख सकते हो आप एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, x2 बार को लिख सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। x3 बार को लिख सकते हो आप x3 बार x1 x2 एंड x3. So these are the equations of functional transformation that transform x1 bar, x2 bar and x3 bar in form of x1, x2 and x3. बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इन जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, x बार i इज इक्वल टू एक्स आई बार, है ना, और x1 x2 एंड x3, और आप बता देना वेयर
आई इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। ठीक है, अब पर हमने क्या कहा, हमने जब डेफिनेशन दी है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो दी है n डायमेंशनल स्पेस के लिए, बट मैंने अभी तक इसमें बताया 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप n डायमेंशनल के लिए पहले 3 के लिए बता दो, 3 सुटेबल रहता है, फिर आप n के लिए बता दो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, फॉर n डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस के लिए क्या करोगे आप, ये लो भाई, कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, n तक हो जाएंगे, x1 x2 x3 डैश 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 xn तक। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, मतलब ये तो आपने n शो कर दिए, पर आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये i भी n तक जाएंगे। समझ में आ गई, यानी कि ये जो 3 इक्वेशन मिली है, इनकी बजाय मुझे n इक्वेशन मिलेगी, ऐसी x4 की मिल जाएगी, डैश 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 xn की भी मिल जाएगी। समझ में आ गई आपको, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा एक्चुअली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा पढ़ लिया हमने फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई, दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट शुरू कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में से पूछ भी लेते हैं भाई, अगर दिमाग फिर जाए एग्जामिनर का तो कोई पता भी नहीं है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपल है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ सिंपल होती है वो कम ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो है हमारा टेंसर्स के जो हमने टाइप पढ़े थे ना, 3 तरह के, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे रैंक इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आपका इनके सबके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक टेंसर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब अब जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई, पीछे जो इंपॉर्टेंट था वो क्रॉनिक का डेल्टा इंपॉर्टेंट था, टेंसर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है कंट्रावेरिएंट टेंसर्स, यानी कि प्रतीचर प्रदिश। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं हम, प्रतीचर प्रदिश। इसमें हम कई तरीके के टेंसर्स पढ़ेंगे, वो है आपका, जैसे नंबर 1 पढ़ेंगे हम फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, 1 मिनट रुको। ओके, कंट्रावेरिएंट टेंसर तो पता है आपको कि वो टेंसर होते हैं जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ की जाती है सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में। ठीक है, मतलब ऐसे ब्रैकेट में मत लिखना आप कॉपी में, मैं तो समझाती हूँ। ठीक है, आप इतना तो पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक, तो कंट्रावेरिएंट टेंसर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स को सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट क्या होता है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या एन रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, बट उससे पहले जो हमें समझना जरूरी है वो है रैंक। यानी कि आप इस टॉपिक को डालने से पहले क्या समझोगे, रैंक। समझ में आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज, आप रैंक डालना इससे पहले। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ अ टेंसर। ठीक है, रैंक क्या होती है, रैंक मतलब एक प्रदेश, किसी प्रदेश की कोटि। ठीक है, प्रदेश की कोटि, रैंक से मतलब है कोटि से। ठीक है, अब आप ये देखें कि किसी भी टेंसर की जो रैंक होती है वो क्या होती है, वो उसमें मूक सूचकांकों के अतिरिक्त, मैं बताऊंगी आपको कि मूक सूचकांक या डमी इंडिसेस क्या होते हैं। पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए, किसी भी प्रदेश की कोटि उस प्रदेश में मूक सूचकांकों के अतिरिक्त अन्य सभी सूचकांकों की संख्या है। ठीक है, रैंक ऑफ अ टेंसर इज सेड टू बी नंबर ऑफ इंडिसेस यूज्ड एक्सेप्ट द डमी इंडिसेस। समझ में आ गई, तो रैंक को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द रैंक ऑफ एनी टेंसर इज द नंबर ऑफ ऑल इंडिसेस एक्सेप्ट डमी इंडिसेस, डबल एम है। ठीक है, डमी इंडिसेस यूज्ड
समझ में आ गई बात। अब ये डमी इंडिसेस क्या हैं, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं डमी इंडिसेस की भी डेफिनेशन वाइज समझा देती हूँ, अब आप यहाँ पे बता दीजिए। डमी इंडिसेस, डमी इंडिसेस आर दोज, these indices are those in which superscript and subscript are same। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या बताएंगे, सपोज करो आपके पास ये कोई टेंसर है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक मिक्स्ड टेंसर है, यानी कि इसमें हमने सुपर स्क्रिप्ट भी यूज किया है एज वेल एज हमने इसमें सबस्क्रिप्ट भी यूज किया है। समझ में आ गया। बट आप इसमें देख रहे होंगे कि जो के है वो सुपर स्क्रिप्ट के रूप में भी यूज हुआ है और सबस्क्रिप्ट के रूप में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कितना रैंक का कहेंगे, हम इसे कहेंगे दिस इज थर्ड रैंक मिक्स्ड टेंसर। हालांकि मैं आपको मिक्स्ड टेंसर इन डिटेल पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है, बट आपको मोटा मोटा बता रही हूँ आपको कि रैंक क्या है। तो रैंक में आपका ये टेंसर भी इंक्लूड हो गया। समझ में आ गई आपको। तो जो रैंक है किसी भी टेंसर की वो क्या कहलाएगी, डमी इंडिसेस के अलावा जितने भी इंडिसेस यूज होंगे उसमें वो उसकी रैंक कहलाएगी। अब डमी इंडिसेस क्या है, वो है जो सुपर स्क्रिप्ट में भी यूज होते हैं और सबस्क्रिप्ट में भी होते हैं, सेम है, यानी कि जो सुपर में भी है सब में भी है के। तो आप इसको 5 रैंक का नहीं कहोगे, दिस इज नॉट 5th रैंक मिक्स्ड टेंसर, दिस इज एक्चुअली 3rd रैंक मिक्स्ड टेंसर बिकॉज के इज अ डमी इंडिसेस दैट इज नॉट काउंट। ठीक है, ओके। तो आपका डमी इंडिसेस कंप्लीट हो गया, रैंक भी हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कंट्रावेरेंट टेंसर, क्योंकि इसको समझाए बिना हम कंट्रावेरेंट शुरू नहीं कर सकते। तो जब आप कॉपी में नोट्स बनाएं तो उससे पहले आप रैंक को समझा दें। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, ओके, थैंक यू।